हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान क्या है? ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहा है, मतलब हर चीज हमेशा डेवलप होती रहती है। और दूसरा ये क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता, यानी कि ये नहीं है कि हम जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसे एक डेफिनेशन में रख लिया जाए। ये चेंज होता रहता है, उसके साथ इसमें चेंज आता रहता है। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि जो साइकोलॉजी है वो साइकी और लोगों से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी आत्मा का ज्ञान है या मन का अध्ययन है, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है। जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि मतलब पहले रुडोल्फ कोकल आए थे, उन्होंने बताया, फिर बाद में बताया गया कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का ज्ञान है, फिर मन का ज्ञान है, व्यवहार का ज्ञान है। ऐसे ही चेंज होता रहा है। ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर में जो इंटरेक्शन होती है वही साइकोलॉजी है। इसमें जिन तथ्यों की जो स्टडी की गई उनका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला हुआ है। जैसे इंडिविजुअल में भी कह सकते हैं, दो व्यक्ति हैं उनमें भी, या कोई ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज में साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर और कुछ सोशल फैक्टर हैं, वो इसके बेस होते हैं। इसलिए इनके स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती है जिसकी स्टडी करनी है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर डिपेंड करती है कि वह किन बातों का और कैसे उनकी स्टडी की जा रही है। जैसे कि वह कैसे और किन मेथड का उपयोग किया जा रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए से फॉर्मली साइकोलॉजी को मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड इनके कंटेक्स्ट में जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करने वाली जो साइंस है वो माना गया है। मतलब कि साइकोलॉजी क्या है? मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर की जो इंटरेक्शन है वही साइकोलॉजी कहलाती है। ऐसा करने के लिए साइकोलॉजी बायोलॉजिकल और सोशल साइंस की जो मेथड है उनका यूज किया गया है। परिभाषा में तीन शब्द जैसे मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, ये क्या है हम ये जानेंगे। जब हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस या अनुभव, अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए ये इंटरनल होता है, तो हमारा आशय चेतना यानी कॉन्शियसनेस या मेंटल प्रोसेस से होता है। जब हम किसी बात को जानने या उसको मेमोराइजेशन करने के लिए उसमें थिंकिंग करते हैं या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, तो हम मेंटल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मेंटल प्रोसेस होते हैं। जब हम किसी भी मैथ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की जो टेक्निक है उनका यूज कर रहा है। हम अपने मेंटल प्रोसेस और जो मस्तिष्क की क्रियाएं होती है उनको एक नहीं मान सकते, यद्यपि वे एक दूसरे पर डिपेंड जरूर होती है। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती है, परंतु वे समरूप नहीं होती। मतलब लगता है कि दोनों चीज सिमिलर है पर वो दोनों अलग अलग होती हैं, पर एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थी नहीं होती। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारे इंटरेक्शन एवं एक्सपीरियंस एक सिस्टमेटिक रूप से में होते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंटल प्रोसेस में घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय और अथवा या मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मेंटल प्रोसेस चलती रहती है। जैसे हम कोई ड्रीम देख रहे हैं
या कोई इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसको रिसीव कर रहे हैं, जैसे दरवाजा के खटखटाना हो वहाँ सोते समय भी हम ऐसा महसूस कर लेते हैं, तो ये हमारे मेंटल प्रोसेस के कारण ही संभव हो पाता है। फिर आता है एक्सपीरियंस क्या है। साइकोलॉजी में जैसे बात करते हैं कि लोगों के एक्सपीरियंस की स्टडी की जाती है, तो एक्सपीरियंस स्वभाव से आत्मपरक मतलब सब्जेक्टिव होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने अलग तरीके से किसी चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है। हम डायरेक्टली न तो दूसरों के जो एक्सपीरियंस है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और न ही उसके बारे में जान सकते हैं। एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति ही अपने एक्सपीरियंस को जान सकता है अथवा उसके प्रति कॉन्शियस हो सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस हमारे कॉन्शियस में बसा हुआ होता है। साइकोलॉजी ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है, अथवा उसका जो मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है। साथ ही कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस को भी हम रोमांस करते समय फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जिन पर साइकोलॉजिस्ट ध्यान देते हैं, जैसे जब कोई योगी ध्यान अवस्थित होते हैं और वह कॉन्शियस के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है और एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है, या फिर कोई नशीले पदार्थ का सेवन करके हवा में उड़ता है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस की हैं कि कौन किस चीज को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर आता है बिहेवियर, हमारी क्रियाएं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम कोई क्रिया करते हैं उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वही हमारा व्यवहार कहलाता है। जब कुछ आपकी तरफ आ रहा होता है तो पलकें जो झपकती है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें हमारी आंखें खुलती बंद होती हैं। हम एग्जाम देते टाइम यह फील कर सकते हैं कि जो हमारी हार्ट रेट है वो बढ़ रही है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार सामान्य अथवा जटिल कम समय तक अथवा देर तक रह सकता है। कुछ बिहेवियर ओवर्ट होते हैं और कुछ कॉवर्ट बिहेवियर होते हैं। कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिन्हें बाह्य जगत में देखा जा सकता है या एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। जैसे शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो आपको अपने जो हाथ की मसल्स हैं वो फड़कने जैसे लगती हैं कि एक खास चाल चल सके। ऐसे ही समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों और आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से रिलेट करते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों ही आंतरिक और बाह्य हो सकते हैं। अब बात करेंगे कि मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में। जैसा कि हमने जाना, साइकोलॉजी बिहेवियर, एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस की स्टडी करना होता है। वह यह समझने के प्रयास करता है कि मन कैसे काम कर रहा है और जो मेंटल प्रोसेस हो रहे हैं वो किसी व्यवहार के रूप में कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। जब हम लोगों को अनाड़ी या सामान्य रूप में देखते हैं तो हमारे विचार बिंदु अथवा जगत को समझने के हमारे अपने तरीके उनके व्यवहारों और उनकी जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में बताते हैं, या उनकी व्याख्या कैसे प्रभावित कर रही है उनकी व्याख्या को, तो उस बारे में बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं उनके जो एक्सपीरियंस है की व्याख्या से ऐसे ही अभिनीतियों को अनेक तरीकों से कम करने का प्रयास करते हैं। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन और कॉन्शियस एक्सपीरियंस का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, कुछ आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं और अब इन पर फोकस करने लगे हैं। व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभव के अध्ययन में मतांतर के बाद भी वे इनको व्यवस्थित एवं सत्यापन करने की योग्य शैली में समझने और इसकी व्याख्या करने लगी है। साइकोलॉजी जो कि एक बहुत पुरानी शाखा है, फिर भी एक इसको आधुनिक विज्ञान या मॉडर्न साइंस में, क्योंकि 1879 में लिप्जिग में जर्मनी में इसकी फर्स्ट लेबोरेटरी स्टेब्लिश की गई। साइकोलॉजी किस प्रकार का विज्ञान है यह अभी भी बहस का विषय बना हुआ है, विशेष रूप से उस
रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। साइकोलॉजी में को सामान्यतः हम सोशल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन आपको इस चीज से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कई कंट्री में इसे, बल्कि मतलब भारत में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इसे साइंस स्ट्रीम में माना जाता है। वास्तव में अगर इससे बात करें तो इसमें ये तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस और कंप्यूटर विज्ञान बहुत कुछ मनोवैज्ञानिक से लगातार उधार लेती है। इनमें से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रहे जो हमारी मेंटल इमेजेस हैं, जैसे कि एफएमआरआई है, एमआरआई है। एफएमआरआई में हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो मैग्नेटिक वेव हो रही है उनकी क्या जो फंक्शनल मूवमेंट है उसको पे जब ये वास्तव में हो रही होती है तो समझना संभव है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन कंप्यूटर जो इंटरेक्शन है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, का डेवलपमेंट कॉग्निटिव प्रोसेस में साइकोलॉजी ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में साइकोलॉजी की दो समानांतर धाराएं हैं। पहली जो अनेक साइकोलॉजी और जो कुछ सोशल फैक्ट्स की स्टडी करने में भौतिक और जैविक विज्ञान की विधियों का यूज करती है, और दूसरी उनकी स्टडी में सोशल और कल्चरल साइंस का जो मेथड होते हैं उनका यूज करती है। साइकोलॉजी एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में पहले बताया गया है कि साइकोलॉजी की जड़ें जो है वो फिलोसफी से आई है। हालांकि मॉडर्न साइकोलॉजी का डेवलपमेंट, साइकोलॉजी ये स्टडी करते हैं तो उसमें साइंटिफिक मेथड्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनके कारण हुआ है। साइंस ऑब्जेक्टिविटी पर सर्वाधिक बल देता है, जो एक कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन देता है कि मैं कैसे इसे मेजर कर रहे हैं, इसके विषय में सहमति बनने पर प्राप्ति की जाती है। डेकार्टे से प्रभावित और बाद में फिजिक्स में हुए जो डेवलपमेंट है उससे साइकोलॉजी में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव प्रतिरूप का अनुसरण हुआ। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या हेतु सिद्धांत उपलब्ध है तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। एक भौतिकवाद थे जिन्होंने ये बताया कि विश्व निर्माण में होने की व्याख्या करता है। सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं जो यह बताते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञ की जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं की सहायता से किस प्रकार की जाती है, मतलब किस प्रकार से चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है। इस ये जो थ्योरी थी पर बेस्ड एक साइंटिफिक अप्रोच या निगमन या साइंटिफिक निगमन या डिटेक्शन एक हाइपोथेसिस का प्रस्ताव करता है कि एक काल्पनिक व्याख्या प्रदान करता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है कि कोई निश्चित गोचर गोचर कैसे घटित होता है। उसके बाद ये हाइपोथेसिस है, इसका टेस्ट किया जो गया और जो उसे डाटा कलेक्ट हुए उन डाटा के बेस पर उसे सही या गलत सिद्ध किया जाता है। यदि ये जो डाटा कलेक्ट किया गया हाइपोथेसिस द्वारा बताए गए जो फैक्ट्स होते हैं उनकी विपरीत दिशा की सूचना देते हैं तो जो ये थ्योरी होती है इसको दोबारा किया जाता है, पुनर्मीक्षा की जाती है इसकी। ये जो अप्रोच है, अप्रोच के यूज करने द्वारा साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन और इमोशन आदि की जो थ्योरी है उनको डेवलप किया और काफी प्रोग्रेस की। इसके अतिरिक्त साइकोलॉजी डेवलपमेंट अप्रोच से भी बहुत प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक विज्ञान के रूप में। हमने वैसे बात की कि साइकोलॉजी की पहचान एक सोशल साइंस के रूप में ज्यादा की गई है और यह ह्यूमन बिहेवियर के उस सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में स्टडी करता है कि मानव मात्र अपने सोशल और जो कल्चरल कंटेक्स्ट से प्रभावित नहीं होता बल्कि वे उसका निर्माण भी करते हैं। साइकोलॉजी एक सोशल साइंस की विद्या शाखा के रूप में मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। अब एक कहानी सुनेंगे इसमें कि रंजिता और शबनम एक ही कक्षा में थी। यद्यपि वे एक ही कक्षा में थी और एक दूसरे से को जानती थी, फिर भी उनका जीवन काफी डिफरेंट था। जैसे रंजिता किसान परिवार से थी, उसके दादा दादी माता पिता बड़े भाई बहन खेतों में काम करते थे। वे गांव के अपने घर में एक साथ रहते थे और रंजिता एक अच्छी खिलाड़ी थी और लंबी दौड़ में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम थी। उसे लोगों से मिलना और मित्र बनाना पसंद था। उसके विपरीत
शबनम उसी गांव में अपनी माँ के साथ अकेले रहती थी। उसके पिता पास के एक कस्बे के कार्यालय में काम करते थे और छुट्टियों में घर आती थी। शबनम एक अच्छी कलाकार थी और घर पर रहना और अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पसंद करती थी। और वह शर्मीली थी तो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। तो विगत वर्ष बहुत वर्षा हुई और पास की नदी में आई बाढ़ गांव में आ गई। निचले हिस्से में बने बहुत से घरों में पानी भर गया और गांव वालों ने एक साथ मिलकर जो लोग दुखी थे उन्हें आश्रय दिया। शबनम के घर भी बाढ़ आ गई थी और वह अपनी माँ और भाई के साथ रंजीता के घर पर रहने आ गई। रंजीता परिवार की सहायता करने और उन्हें सुख की अनुभूति कराने में प्रसन्न थी। जब बाढ़ कम हुई तो रंजीता की माँ एवं दादी ने शबनम की माँ को घर बसाने में सहायता की थी। दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत निकट हो गए। रंजिता एवं शबनम भी एक दूसरे से काफी घनिष्ठ बन गए। ये अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। रंजिता एवं शबनम के इस उदाहरण में दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे, बट जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई या जो उसके सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट था, जो दोनों अलग अलग फैमिली से में पली बड़ी थी, आप उनके जो स्वभाव है, उनका नेचर है, उनके एक्सपीरियंस है या उनकी जो मेंटल प्रोसेस है, में काफी डिफरेंस होने के बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे के साथ हेल्प की, परंतु उसी के साथ उनके जो बिहेवियर और एक्सपीरियंस है उनमें काफी अलग भी थे, जिसका पूर्व कथन ज्ञात मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत कठिन होगा। यहाँ यह समझा जा सकता है कि क्यों और कैसे कम्युनिटी में लोग एक दूसरे का कठिनाई के समय उसकी हेल्प करते हैं, या जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है तो कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं या क्या चीजें छोड़ते हैं, जैसे रंजिता एवं शबनम के उदाहरण में देखने को मिला। परंतु जो उनकी सिचुएशन थी, सिचुएशन में भी ग्रामीणों ने समान रूप से सहायता नहीं की थी, तथा ऐसी समान स्थिति में भी सभी समुदाय इतने आगे नहीं आते। वास्तव में कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि लोग सेम सिचुएशन में होने के बाद भी एसोशल हो जाते हैं, कि अगर कोई विपदा की सिचुएशन आ रही है तो उसमें लोग कोशिश करते हैं कि लूटने की या अन्य जो लोग हैं उनका शोषण करने की सोच लेते हैं कि ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, ये मान लेते हैं। अब बात करते हैं मन और व्यवहार की समझ। आपको स्मरण होगा कि साइकोलॉजी को मन के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया है। किसने किया था? पोम्पोलोजी ने। कई दशकों तथा तक मनोविज्ञान में मन को अछूत माना गया, क्योंकि यह एक पूर्ण व्यवहार परक शब्दावली में न परिभाषित हो पाया और न ही इसकी सिचुएशन याद हो पाई। यदि मन शब्द का साइकोलॉजी में पुनरागमन हुआ तो उसके लिए स्पेरी जैसे ये न्यूरोलॉजिस्ट थे और पेनरोज जैसे कि ये फिजिस्ट थे का आभारी होना चाहिए, जिन्होंने उसे वह सम्मान दिया जिसके लिए उसे वांछित था और सम्मान अब है। साइकोलॉजी सहित विविध विधाओं में वैज्ञानिक है जो आप यह सोचते हैं कि मन का एक एकीकृत सिद्धांत संभव है। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान विद्या शाखा की प्रसिद्ध धारणाएं। हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिदिन हम सभी लोग एक मनोवैज्ञानिक की तरह कार्य करते हैं। हमें जानने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति जिसे रूप में व्यवहार कर रहा है वह कैसा क्यों कर रहा है, और उसका तैयार व्याख्यान देते हैं। मात्र यही नहीं, हम में से सभी ने ह्यूमन बिहेवियर के लिए अपने अपने सिद्धांत बनाए हुए हैं। यदि हम किसी कार्यकर्ता से चाहते हैं कि वह अपने विगत कार्य से अच्छा कार्य करे तो हम जानते हैं कि हमें उसे उत्साहित या इनकरेज करना पड़ेगा। अगर हम क्लास में कोई बच्चा अगर मतलब पढ़ रहा है और वो अच्छा परफॉर्म करे तो हम टीचर जो है उसको बार बार उस चीज के लिए इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जैसे अच्छे नंबर लेके आए हैं तो और मोटिवेट करें, इनकरेज करें उसे कि गुड वेल, तो वो आगे और अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको संभवतः छड़ी का प्रयोग करना पड़े, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें ऐसे बच्चों को प्रयोग नहीं कर सकते, पनिशमेंट देने के अलग तरीके भी हो सकते हैं। आप पाएंगे कि ह्यूमन बिहेवियर की जो सामान्य बोध आधारित व्याख्याएं अंधकार में तीर चलाने जैसी होगी और बहुत कम व्याख्या कर पाएंगी। अब बात करते हैं साइकोलॉजी द्वारा उद्घाटित वैज्ञानिक ज्ञान सामान्य बोध के प्राय विरुद्ध होता है। एक ड्वेक का अध्ययन है। यह अध्ययन उन बच्चों से रिलेटेड है जो कठिन समस्या आने
अथवा अनुत्तीर्ण होने पर सरलता से उसे छोड़ देते हैं। अगर कोई सिचुएशन डिफिकल्ट आ जाती है या फेल हो जाते हैं तो उस चीज से क्विट कर लेते हैं कि मुझे ये काम करना ही नहीं है। उसने सोचा कि उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है। सामान्य बोध के अनुसार हमें उन्हें सरल प्रश्न देना चाहिए जिससे उनके फेल होने की जो रेट है वो कम हो सके और उनका मनोबल बढ़ सके किसी चीज को लेके। इसके बाद ही उन्हें कठिन समस्याएं देनी चाहिए जिनको वे अपने नए विश्वास के साथ हल कर सके। तो जैसे उन्होंने ये किया कि पहले अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसके जो क्वेश्चन का लेवल है वो कम कर दिया जाए। मतलब पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाए। जब इजी क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना शुरू कर दे तो उससे बच्चे का मनोबल बढ़ जाएगा और फिर क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे हार्ड करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आधुनिक विद्या शाखा की बात करते हैं तो इसमें साइकोलॉजी जो पाश्चात्य विकास से एक बड़ी सीमा तक प्रभावित है कि हिस्ट्री बहुत ही छोटी है। इसका उद्भव मनोवैज्ञानिक सार्थकता के प्रश्नों से रिलेट जो प्राचीन दर्शन शास्त्र हैं से हुआ है। जैसे कि हम मानते हैं कि फिलोसफी से इसका डेवलप हुआ है। 1879 में जब विलहेल्म वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी स्टैब्लिश की। वुंट कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी में इंटरेस्ट ले रही थी और मन के एलिमेंट अथवा जो निर्माण की इकाइयों का एनालिसिस करना चाहते थे। वुंट के समय में साइकोलॉजी इंट्रोस्पेक्शन द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट उन्हें कहा गया कि वे स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया या संरचनावादी। इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण एक प्रक्रिया थी जिसमें सब्जेक्ट से साइकोलॉजी प्रयोग में कहा गया था कि वे अपने मेंटल प्रोसेस अथवा जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनका विस्तार से वर्णन करें, उनके बारे में बताएं कि वो क्या चीजें जो उनके मन में चल रही हैं वो क्या उनसे फील कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है उनको डिटेल में बताएं। इंट्रोस्पेक्शन एक विधि के रूप में अनेक साइकोलॉजिस्ट को संतुष्ट नहीं कर सका। इसे कम वैज्ञानिक माना गया क्योंकि अंतर्निरीक्षणीय विवरणों का सत्यापन बाह्य प्रेक्षकों द्वारा संभव नहीं हो सका। इसका कारण मनोवैज्ञानिक में एक नया परिदृश्य उभर कर आया। जैसे इंट्रोस्पेक्शन में क्या था कि मेरे मन के अंदर जो बात चल रही है उसे मैं ही जानती हूँ। अगर मैं दूसरों को एक्सप्रेस करनी हो तो हो सकता है मैं उसे बताने में कुछ झूठ बोल जाऊं या कोई बात छिपा लूं, तो कोई दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो उस चीज को जो मैं फील कर रही हूँ डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको बारे में इसके आगे एक नई अप्रोच आई। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स जिन्होंने कैम्ब्रिज मसाचुसेट्स से प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग की प्रयोगशाला के कुछ ही समय बाद की थी, ने मानव मन के अध्ययन के लिए एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच का डेवलप किया। विलियम जेम्स का मानना था कि मानस की संरचना पर ध्यान देने की बजाय साइकोलॉजी को इस बात की स्टडी करनी चाहिए कि मन क्या करता है और व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। कि कोई व्यक्ति है तो उसके मन में क्या चीज चल रही है, मन पे फोकस करना चाहिए, उन्होंने ये कहा। उदाहरण के लिए जो फंक्शनलिस्ट थे उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि व्यवहार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य कैसे बनाता है। विलियम जेम्स के अनुसार वातावरण से इंटरेक्शन करने वाले मेंटल प्रोसेस की एक सतत धारा के रूप में चेतना ही मनोविज्ञान का मूल स्वरूप रूपायित करती है। उस समय एक प्रसिद्ध जॉन डेवी ने फंक्शनिस्ट का उपयोग यह लॉजिक करने के लिए दिया कि मानव किस प्रकार से वातावरण के साथ में अडेप्टेशन करके और कैसे इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया। फिर 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में आई। ये स्ट्रक्चरलिज्म की विरुद्ध आई थी। इसने जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस के ऑर्गेनाइजेशन को महत्वपूर्ण माना। मन के जो एलिमेंट पर ध्यान न देकर गेस्टाल्ट वादियों ने तर्क किया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस
परसेप्शन के एलिमेंट के समस्त योग से अधिक होता है। उन्होंने बताया कि जो गेस्टाल्ट है वो जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों का एक योग के बराबर नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा होता है। दूसरे शब्दों में हम जो अनुभव करते हैं वातावरण से प्राप्त आघातों से अधिक होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जब अनेक चमकते बल्बों से प्रकाश हमारे रेटिना पर पड़ता है तो हम प्रकाश की गति का अनुभव करते हैं। जब हम कोई चलचित्र देखते हैं तो हम स्थिर चित्रों की तेज गति से चलती प्रतिमाओं को अपने दृष्टिपटल पर देखते हैं। इसलिए हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस अपने एलिमेंट से अधिक होता है। अनुभव समग्रतावादियों या एक्सपीरियंस जो हमने किया था वो गेस्टाल्टवादी होता है, ये गेस्टाल्ट होता है। गेस्टाल्ट का मतलब एक समग्र रूप, किसी का होलिस्टिक चीज। स्ट्रक्चरलिज्म की प्रक्रिया स्वरूप एक और धारा यानी बिहेवियरिज्म आया। 1910 के आसपास जॉन वॉटसन ने माइंड और कॉन्शियसनेस के विचार को साइकोलॉजी के सेंटर पॉइंट के रूप में अस्वीकार कर दिया। ये फिजियोलॉजिस्ट इवान पेवलोव के प्राचीन अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए मन ऑब्जर्वेबल नहीं है और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि उसका सत्यापन एक अन्य प्रेक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार एक विज्ञान के रूप में साइकोलॉजी क्या ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल करने योग्य है, इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने साइकोलॉजी को बिहेवियर के स्टडी और रिस्पॉन्सेज या फिर जो उसके स्टिमुलस की जिनका मेजर किया जा सकता है कि वस्तुपरक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है के बारे में परिभाषित किया। वॉटसन जो है व्यवहारवाद का विकास अनेक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जिन्हें हम व्यवहारवादी कहते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध स्किनर थे, जिन्होंने व्यवहारवाद का अनुप्रयोग विविध प्रकार की सिचुएशंस में किया था तथा इस उपागम को प्रसिद्धि दिलाई। वॉटसन के बाद यदि बात करते हैं बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी की, ये कई दशकों तक छाया रहा है। उसके उसी समय साइकोलॉजी के में एक विषय वस्तु के कई अनेक विचार आए और ऐसे डेवलप होते रहे। एक व्यक्ति जिसने मानव स्वभाव के विषय में अपने मौलिक विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया, वो सिगमंड फ्राइड थी। फ्राइड ने ह्यूमन बिहेवियर को अनकॉन्शियस डिजायर इन कॉन्फ्लिक्ट का एक डायनामिक परफॉर्मेंस बताया। साइकोलॉजिकल जो विकार होते हैं उनको समझने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए साइको एनालिसिस मेथड बताया गया। तो कुछ ये बताया गया कि 1879 में विल्हेल्म वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में अपनी फर्स्ट लैबोरेटरी स्टैब्लिश की। 1890 में विलियम जेम्स आए जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को प्रकाशित किया। 1895 में साइकोलॉजी की एक व्यवस्था के रूप में फंक्शनलिस्ट बताया गया। 1900 में सिगमंड फ्रॉइड आए जिन्होंने साइको एनालिसिस बताया। 1904 में इवान पेवलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1905 में बिने और साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्ट का डेवलप किया। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का उदय हुआ। 1960 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की सबसे पहले बार आया इंडिया में। 1922 में साइकोलॉजी को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1924 में जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म एक अपनी पुस्तक लिखी। 1928 में एन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सोशल साइकोलॉजी की पहली बुक लिखी। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में साइकोलॉजी की जो रिसर्च पब्लिकेशन थे या जो शोध खंड की स्थापना की गई। फिर 1951 में कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी। 1953 में बी.एफ. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की। 1954 में अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में साइकोलॉजी की शाला स्टेब्लिश की गई। 1955 में निम्हांस की स्थापना की गई। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज स्टेब्लिश किया गया। ऐसे बताए गए हैं। और हरियाणा में 1997 में गुड़गांव में हरियाणा में
नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBR से स्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं फ्राइड की साइको एनालिसिस पद्धति में मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति हुई। इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अनकॉन्शियस डिजायर द्वारा मोटिवेट बताया गया, जबकि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो ह्यूमन का जो नेचर है वो एक पॉजिटिव अप्रोच बताई गई। मानवतावादी कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो ने मानव की स्वतंत्र कामनाओं और उनके विकसित होने के उद्यम लालसाओं को अपने आंतरिक विभवों की मुखारती होने की इच्छाओं पर अधिक बल डाला। उनका तर्क था कि बिहेवियर जो है व्यवहारवाद वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है, जो मानव स्वतंत्रता एवं गरिमा का न्यूनमान करता है और मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। इसमें बताया कि सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने बताया कि जो दमित इच्छाएं होती है व्यक्ति की, उन्हीं के कारण कोई व्यक्ति आगे जाके अपना व्यवहार वैसा ही बनाता है और वैसे ही अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जबकि कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने बताया कि व्यक्ति जो है वो एक उन मतलब पॉजिटिव अप्रोच होती है उसकी किसी व्यक्ति को लेकर, मतलब इन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पे फोकस किया था। गेस्टाल्ट उपागम या गेस्टाल्ट अप्रोच की विविध पक्ष की बात करें और स्ट्रक्चरलिज्म के जो पक्ष संयुक्त होकर कोग्निटिव पर्सपेक्टिव को डेवलप करते हैं, जो इस बात पर फोकस करते हैं कि हम दुनिया को कैसे जानते हैं। कोग्निशन ज्ञान होने की प्रक्रिया होती है। इसमें थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मेमोराइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अनेक ऐसे मेंटल प्रोसेस आते हैं जिससे हमारा दुनिया का ज्ञान डेवलप होता जाता है, हम दुनिया को जान सकते हैं। यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम वातावरण के साथ विशिष्ट ढंग से रह सकें। कुछ कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मानव मन को कंप्यूटर की तरह एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मन एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है, जो इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है, उसको प्रक्रमण करता है, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसको स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको रिट्राइव किया जाता है। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मनुष्यों को उनके सामाजिक और भौतिक वातावरण के अन्वेषणों के द्वारा अपने मन के सक्रिय रचना यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट बताकर कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। बाल विकास के विषय में प्याजे का सिद्धांत, जिसके बारे में हमने देखा है कि प्याजे ने कैसे अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और एक रूस के साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की जिसने सोशियो कल्चरल अप्रोच दी है, वो देखेंगे। मानव मन का विकास सोशल कल्चरल जो प्रोसेस होते हैं उनके माध्यम से होता है, ऐसा वाइगोत्स्की ने बताया, जिसमें मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली इंटरेक्शन द्वारा सांस्कृतिक निर्मितियों के रूप में देखा जाता है। और जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, एक्टिवली किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करके करते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग मन एक हमारे सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव में होता है, जैसे में बच्चे जो अपने बड़े होते हैं उनसे इंटरेक्शन करके कोई चीज सीखता है। भारत में मनोविज्ञान का विकास, भारतीय मनोविज्ञान की बात करते हैं तो उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिलोसफी जो डिपार्टमेंट था उसमें 1950 में प्रारंभ हुआ, और जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया और फर्स्ट मनोविज्ञानिक लेबोरेटरी साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्टेब्लिश हुई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू किया गया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो स्टार्टिंग की गई थी वो एन सेन गुप्ता, जो वुड की जो प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में ट्रेनर थे या जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, से बहुत प्रभावित थे। प्रोफेसर जी बोस फ्रॉइड के साइको एनालिसिस में प्रशिक्षण प्राप्त थे। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत ने में मनोवैज्ञानिक के आरंभिक विकास को काफी प्रभाव डाला उन पर। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में की थी और मैसूर यूनिवर्सिटी एवं पटना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की अध्यापन और अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए।
साइकोलॉजी में उत्कृष्टा एवं वैशिष्ट के दो केंद्र उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय या मतलब यूजीसी द्वारा सहायता प्राप्त हुई। करीब 70 यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित की। आधुनिक मनोवैज्ञानिक या मॉडर्न साइकोलॉजी के इतिहास को खोजते हैं। इसके अनुसार ये बताया गया कि फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें मतलब इंडिपेंडेंस की प्राप्ति के टाइम एक ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल, फिर साइको एनालिटिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर बहुत बल था, जिसमें पाश्चात्य देशों का मनोविज्ञान के विकास में योगदान परिलक्षित हुआ। फिर 1960 में समस्या केंद्रित अनुसंधानों द्वारा सार्थक हुआ। फिर बात करते हैं कि साइकोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन से हैं। वर्षों में मनोवैज्ञानिक के विविध विशिष्ट क्षेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ और जिनमें कुछ इस प्रकार से हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। अर्जन कोई भी चीज एक्वायर करना, उसे स्टोर करना और फिर उसके जो इंफॉर्मेशन के रूप में उसे ट्रांसफॉर्म करना, जो एनवायरनमेंट से हमें प्राप्त होती है उनके यूज और उनको कैसे कम्युनिकेट करना है के साथ में जो मेंटल प्रोसेस की खोज करता है। यह जो प्रमुख कॉग्निटिव जो प्रोसेस होते हैं जिसमें अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, ये सब शामिल होते हैं। यह अप्रोच जो कॉग्निटिव प्रोसेस को उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय फैक्टर जो होते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर पर ध्यान देते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी तंत्रिका वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों का साथ भी सहयोग करते हैं। जैविक मनोविज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार और शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंध जैसे ब्रेन और उसके जो नर्वस सिस्टम है या प्रतिरोधक व्यवस्था है, ये उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है उस पर फोकस किया जाता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में एक कई क्षेत्र में है जैसे कि मिलजुल कर काम किया है, जो तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए साहचर्य युक्त मेंटल प्रोसेस में इनका अध्ययन करते हैं, जिसमें ईईजी, पीईटी, एफएमआरआई आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो कि कंसेप्शन से लेकर और ओल्ड एज तक होती है। बच्चे जो हैं उसमें कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहता है। इस डेवलपमेंट से ही वे जो उसके कुछ बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल जो साइकोलॉजिकल उसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंटेलिजेंस के बारे में, कॉग्निशन के बारे में, इमोशंस के बारे में, उसे क्या मोरालिटी है, कैसे उसके सोशल रिलेशन है, उस पर प्रभाव डालते हैं। फिर सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, यह एक सम्वेषण करता है क्योंकि लोग अपने सोशल एनवायरनमेंट से कैसे प्रभावित होते हैं, लोग दूसरों के विषय में कैसे सोचते हैं, उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं, किसी चीज को लेकर किस प्रकार का एटीट्यूड है या मतलब जो उसके अधिकारियों के प्रति उसके कैसे वो कोई कंप्लायंस दिखा रहा है या कंफर्मिटी दिखा रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, किसी चीज को लेके उसका पूर्वाग्रह यानी प्रिजुडाइज है या सोशल मोटिवेशन कैसे मिल रहा है, उस पर फोकस किया जाता है। अंत सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान व्यवहार, विचार और संवेग को समझने में संस्कृति की भूमिका का अध्ययन करते हैं। इसमें फिर आती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इसमें कैसा टेम्परेचर है, कैसे ह्यूमिडिटी है, पोल्यूटेंट कितने हैं उसमें, या जो प्राकृतिक आपदा लाइक अभी जितनी बारिश हो रखी है तो कैसे भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, लाइक जैसे अभी पंजाब में बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है बारिश की वजह से, तो उसकी स्टडी की जाती है। फिर है हेल्थ साइकोलॉजी, ये जो डिजीज कैसे कैसे हो रही है, कैसे कैसे रोग हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे इंटरवेंशन की जा सकती है, जो टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैसे उनसे हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे उनको रोक सकते हैं या कैसे उसका समाधान कर सकते हैं। फिर आते हैं क्लिनिकल और उपबोधन मनोवैज्ञानिक, जैसे इसमें आएगा एंजाइटी के बारे में या डिप्रेशन के बारे में या खान पान रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर है या काफी टाइम से कोई ड्रग्स का यूज कर रहे हैं,
उससे जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमें डेली लाइफ जो हमारी है प्रभावित हो रही है, उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। फिर आता है कि औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, कि जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पर व्यवहार की स्टडी करते हैं, और जो वर्कर्स हैं उन कैसे मतलब नियुक्त करते हैं हम, और उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन सी चीज़ें कैसे होनी चाहिए, उनकी लाइटिंग का ध्यान रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसमें प्रॉपर टाइम पे उनका लंच हो रहा है उस पर फोकस करना, और कैसे मैनेजमेंट रखना है उस पर फोकस किया जाता है। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं कि कौन से एज के लोग क्या चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, कौन कौन से मटेरियल यूज करने हैं उस पर फोकस किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आती है कि स्पोर्ट्स में कोई कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसका मोटिवेशन, अगर कोई व्यक्ति मतलब हार रहा है गेम खेलते हुए तो उसका मोटिवेशन लो हो जाता है, कैसे उसका मोटिवेशन बढ़ाना है, और जैसे कोई जीत रहा है तो उसमें और कॉन्फिडेंस आ जाती है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है उसके बाद में, तो उसे कैसे मैनेज करा के चलना है, तो इस पे फोकस किया जाता है। ऐसे साइकोलॉजी में अनेक सारी ब्रांचेस हैं, जैसे अंतरिक्ष मनोविज्ञान हो गया, मिलिट्री साइकोलॉजी है, या जैसे जुडिशियल साइकोलॉजी है, ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजी के पार्ट हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी होती है। अब आता है कि अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के कथ्य। पिछले अनुभाग मतलब पिछले हमने ये स्टडी की कि साइकोलॉजी की जो डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस होती हैं वो। अब ये जो जानेंगे कि विविध परिवेशों में कार्य करते समय बहुत सी क्रियाएं करते हैं। यदि आप उनके कार्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि मूलतः दो प्रकार के कार्य होते हैं। मतलब जो रिसर्च होती है एक, और एक उनको हम कैसे किसी चीज को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस हुई। तो साइकोलॉजी के अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च और एप्लीकेशन को दिशा प्रदान करने वाले थीम्स क्या होते हैं, इसकी बात करेंगे। कि जैसे अन्य विज्ञानों की भांति साइकोलॉजी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की जो थ्योरीज है उनको डेवलप करने का प्रयास करता है। रिसर्च में यह बात मतलब होती है कि जो बिहेवियर है या जो मेंटल प्रोसेस है का जो वो प्रोसेस है कि समझ और उसकी व्याख्या करनी होती है, हमें किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना और उसको कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है उस पर फोकस किया जाता है। साइकोलॉजी जो रिसर्च करना चाहते हैं अन्य वैज्ञानिकों की तरह ही कार्य करते हैं। उन्हें ये निष्कर्ष निकालते हैं तो जैसे जो उनके डाटा कलेक्ट होते हैं वो उनके जो प्रयोगों की अभिकल्पना करते हैं और उनको संपादित करते हैं। जैसे इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो व्यवहार है या मानसिक क्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों को डेवलप करना होता है। फिर दूसरी बात आती है कि मानव व्यवहार व्यक्तियों एवं वातावरण के लक्षणों का एक प्रकार है। कर्ट लेविन ने बताया था कि जो बिहेवियर है वो फंक्शन होता है किसी भी पर्सन का और एनवायरनमेंट का, उनके बीच जो इंटरेक्शन होती है उसका। और ये जो होता है ये कोई उसका भौतिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होता है। तो इसमें कि बताता है कि व्यवहार जो है व्यक्ति और उसके वातावरण का प्रोडक्ट है या उसका फल है या उत्पाद है। यह समीकरण साधारण ढंग से बताता है कि लोगों का व्यवहार जो हम अंतर पाते हैं वह बड़ी सीमा तक इस तथ्य के कारण पाते हैं कि लोग अपने गुणों के कारण एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, और ऐसा उनके आनुवंशिक निधि और विविध अनुभवों एवं इसी प्रकार उनके अपने वातावरण द्वारा हो पाता है। यही वातावरण का जो कंसेप्ट है, जिस रूप में उसका परसेप्शन होता है उसी रूप में अथवा जिस रूप में वह व्यक्ति के लिए अर्थवान होता है उस रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर उत्पन्न किया जाता है। कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है ये हम उत्पन्न करते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि समस्त मानव व्यवहारों की व्याख्या वातावरण की बाहर की स्थिति अथवा आंतरिक यानी प्राणी के जो अंदर होते हैं कारणों के आधार पर की जाती है। कारणपरक व्याख्याएं समस्त विज्ञानों की केंद्रीयता है, क्योंकि बिना उनको समझे कोई भी पूर्व कथन संभव नहीं हो पाता। जैसे कि कोई मनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारणों की तरफ भागते हैं, परंतु ये भी जानते हैं कि मात्र रेखीय व्याख्याएं जैसे कि एक्स और वाई के कारण हमेशा सही नहीं होती। इसलिए मनोवैज्ञानिक कारण परिज्ञान मतलब किसी भी चीज का को जानने की कोशिश करते हैं और जो अन्योन्य आश्रित परिवर्तनों के सेट द्वारा बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हैं।
और यह कहा जाता है कि व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि व्यवहार के किसी एक ही कारण को सुनिर्देशन कर पाना कठिन होता है। व्यवहार जो होता है वो कई अनेक कारणों से भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि मानव व्यवहार की समझ संस्कृति निर्मित होती है। जैसे कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि हम जहाँ से जो चीज सीख रहे हैं तो वहां से वो हम पे इम्पेक्ट जरूर डालेगी। फिर आता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित और परिवर्तित किया जा सकता है। साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं उनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कि बच्चे कोई चीज सीख रहे हैं, या कोई चीज कैसे सीखनी है उसको, उस वो जो एप्लीकेशन है उससे हम उस बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत लग रही है तो उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। फिर आता है मूल बनाम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, यानी कि बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। इसमें ये आता है कि अनेक क्षेत्र जिसमें बेसिक या अप्लाइड साइकोलॉजी शीर्षक में रखा जाता है। साइकोलॉजी की अनुसंधान एवं अनुप्रयोग, यानी कि जो रिसर्च है या एप्लीकेशंस हैं, में कोई ऐसे डिफरेंस है नहीं। जैसे कि बात करते हैं कि बेसिक साइकोलॉजी में हमें वह सिद्धांत और नियम प्रदान करता है जो मनोविज्ञान के अनुप्रयोग के आधार पर बनते हैं। जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनके बेस पे जो एक जनरलाइज किया गया है वो हो गया उसका बेसिक। और अप्लाइड साइकोलॉजी में वो कंटेक्स्ट होता है जिसमें अनुसंधान से प्राप्त सिद्धांतों और नियमों को सार्थक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है कि कैसे हमें इस चीज को यूज करना है। वो हो गई उसकी अप्लाइड फॉर्म। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी की जो अनुसंधान एवं अनुप्रयोग में कोई मौलिक अंतर नहीं होता है। ये क्रियाएं बहुत से अधिक मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं और एक दूसरे को मतलब पुनर्बलित करने वाली होती हैं। एक दूसरे के लिए रेनफोर्सर का काम करती हैं और एक दूसरे से पारस्परिक इंटरेक्शन और इनके जो प्रभाव पड़ते हैं वो वर्तमान में अनेक तरीके की जो ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं उन इसी में आती हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं हम, या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है, या आंतरिक मनोवैज्ञानिक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ये सब इसी का परिणाम है। साइकोलॉजी एवं विद्या शाखाएं। अब बात करते हैं फिलोसफी। फिलोसफी जो है ये काफी पुराने टाइम से रही है। जैसे मन का स्वरूप क्या है, या मनुष्य अपनी जो मोटिवेशन या इमोशंस के विषय में कैसे जानता है, तो उस टाइम इसके बारे में जाना जाता था कि फिलोसफी में इंक्लूड किया जाता था। फिर आता है आयुर्विज्ञान कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है, ये हम आयुर्विज्ञान में देखते हैं। फिर आता है कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब चीजें हैं जो है इसमें एच साइमन, डी कैनमैन और टी सेलिंग जैसे तीन विद्वानों को ऐसी समस्याओं पर कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर कंप्यूटर भी साइंस है, उसमें भी साइकोलॉजी का रोल होता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो संरचना होती है उसमें कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, वो जो मेमोरी है उसको, फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे सिस्टमेटिक वे में लगाना है और साथ साथ में उसको कैसे कंटिन्यू रखना है और बाद में जरूरत पड़ने पे उसको रिट्राइव करना है, स्टोरेज के बाद रिट्राइव करना, ये कंप्यूटर साइंस में हो गया। कौन कौन सी विधि है या फिर क्रिमिनोलॉजी है, कोई व्यक्ति या मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो किसी ने अपराध कर दिया है उस घटना पर वो मौजूद है, उसके बाद में उसे कैसे वो अपने जो विचार होते हैं उसे पूछे जाते हैं तुमने क्या देखा, तुमने कहाँ, कैसे, मतलब जो भी वहाँ की घटना होती है घटना का विवरण लिया जाता है। तो साइकोलॉजी में हमने देखा कि हम पॉलिटिकल साइंस, ये फिलोसफी से, कंप्यूटर साइंस, आयुर्विज्ञान या फिर मनोरोग विज्ञान की बात करते हैं, वास्तुकला या अभियांत्रिकी, शिक्षा के बारे में अर्थशास्त्र, संगीत और ललित कला, विधि, अपराध बोध, जनसंचार और समाज शास्त्र, ये सब चीजें साइकोलॉजी से ही रिलेट करती हैं। ये देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे दैनिक जीवन में साइकोलॉजी का क्या रोल है। साइकोलॉजी मात्र एक विषय के रूप में हमारे मन की उत्सुकताओं को ही नहीं बल्कि संतुष्ट करता, बल्कि ये एक ऐसा विषय है जो अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनको भी सोल्व करता है। ये समस्याएं व्यक्ति, जैसे उदाहरण के लिए किसी लड़की का अपने माता पिता से सामना, या किसी माँ का अपनी समस्याग्रस्त बच्चे से सामना करना, इन सब चीजों में क्या है कि हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं।
हम कैसे इन चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं और कैसे अपने जो प्रॉब्लम होते हैं उसको फेस करते हैं। ऐसे दूसरों के लिए समाज सेवा प्रदान करना में सहायता करते हैं। और साइकोलॉजी का ज्ञान व्यक्तिगत रूप से आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि एंगर कंट्रोल करना है, या कोई भी स्टीरियोटाइप देखते हैं, प्रिजुडाइज है, कैसे इंप्रेशन फॉर्मेशन करते हैं, इंप्रेशन मैनेजमेंट करते हैं, सोशल फैसिलिटेशन का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अब हम इसके समरी की बात करते हैं कि हमने समराइज करते हैं क्या क्या देखा। साइकोलॉजी आधुनिक विद्या शाखा है जो कि मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और लोगों के बिहेवियर की जटिलताओं को विविध संदर्भों में समझने का लक्ष्य रखती है। और इसे प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। और साइकोलॉजी की बात करते थे, उसमें पहले संरचनावाद आया था, स्ट्रक्चरलिज्म, फिर प्रकार्यवाद मतलब फंक्शनलिज्म, फिर व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिज्म, फिर गेस्टाल्ट स्कूल, और फिर साइको एनालिसिस, फिर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, और फिर कोग्निटिव साइकोलॉजी की बात की जाती है। जैसे जो भी मानव प्रकार की जटिलताएं होती हैं उन पर ध्यान दिया गया है, और विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करते हैं उन पे फोकस किया गया है। जैसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, जैविक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इन पे फोकस किया जाता है। और इन चीज़ों की सबसे अच्छी समझ जो होती है हमें साइकोलॉजी की, जो इंटरेस्ट एरिया है उसमें, जो सोशल साइंस में परस्पर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, या फिर साइंस स्ट्रीम में बात करें तो हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं या फिजियोलॉजिस्ट हैं, आयुर्विज्ञान है, इनकी बात करते हैं। मनोविज्ञान मात्र एक ऐसी विद्या शाखा नहीं है जो केवल ह्यूमन बिहेवियर के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान का विकास करती है, बल्कि डिफरेंट लेवल पर ये जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करती है और विविध क्रियाओं में सहायता के लिए नियुक्त की जाती है। जैसे स्कूल्स की बात कर सकते हैं, हॉस्पिटल, या फिर कोई भी ट्रेनिंग चीज़ें, ट्रेनिंग वो इंस्टीट्यूट है, या मिलिट्री में है, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें, या कोई प्राइवेट सेक्टर में जिसमें प्रैक्टिस करते हैं और काउंसलर होते हैं। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि साइकोलॉजी क्या है। थैंक यू।